तो एन फैक्टर कैलकुलेशंस के बाद आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का, जिसमें हम लोग एन फैक्टर्स को यूज करेंगे और फिर बाद में इनका एप्लीकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैं आपको बताने वाला हूँ और उनके रिलेटेड कुछ फॉर्मुलास हैं वो भी हम लोग देखेंगे। एक एक करके अपन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला जो डेफिनेशन हम लोग देखने वाले हैं वो है इक्विवेलेंट वेट का। इक्विवेलेंट वेट, इसकी एक क्लासिकल डेफिनेशन भी है और एक मॉडर्न डेफिनेशन भी है, दोनों देखते हैं। पहले क्लासिकल डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं और फिर मॉडर्न डेफिनेशन अपन देखेंगे। तो क्लासिकल डेफिनेशन जो इक्विवेलेंट वेट का होता है वो ये है, दिस इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंबाइंस with either 1 gram hydrogen or 8 gram O2, 8 gram oxygen or 35.5 gram क्लोरीन। ये कहां से आता है इसके बारे में भी अपन आगे बात कर लेंगे। वर्ड बी एज ऑफ नाउ में डेफिनेशन दे रहा हूं। तो इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, एक एक करके एनालाइज करते हैं। पहले मैं क्लासिकल डेफिनेशन जो है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो ये डेफिनेशन बोलता है कि इक्विवेलेंट वेट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंबाइंस विद आइदर 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जितना अमाउंट कंबाइन करेगा, या 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जितना अमाउंट कंबाइन करता है, या 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ जितना अमाउंट कंबाइन करता है, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो इस डेफिनेशन के ऊपर भी कई बार बहुत बेसिक और फंडामेंटल सवाल आए जाते हैं, पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे मान लो इसी डेफिनेशन के ऊपर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि अ मेटल ऑक्साइड, या लेट्स से a metal oxide weighing 24 grams has, let's say, 12 gram metal. Determine equivalent weight of metal. एक सिंपल एग्जांपल है जो इस डेफिनेशन से हम लोग करेंगे। तो आपके पास एक मेटल ऑक्साइड है जिसका वेट 24 ग्राम है, और इस 24 ग्राम मेटल ऑक्साइड के अंदर आपको दे रखा है कि 12 ग्राम मेटल है। तो आपको बताना है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या होगा। क्या आप ये डेफिनेशन अप्लाई करके एक बार देख सकते हैं कि कैसे होगा। तो 24 ग्राम मेटल ऑक्साइड है अपने पास, इसके अंदर 12 ग्राम मेटल है और हमें इक्विवेलेंट वेट बताना है मेटल का। तो देखो कैसे होगा। तो हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर कि जो मेटल ऑक्साइड है, इस मेटल ऑक्साइड का वेट आपको दे रखा है 24 ग्राम, और इस 24 ग्राम में आपको दे रखा है कि आपका जो मेटल है उसका खुद का वेट है 12 ग्राम। तो सीधी सी बात है, अगर मेटल ऑक्साइड में मेटल और ऑक्सीजन दो ही चीजें होती है, और अगर मेटल का खुद का वेट 12 ग्राम है तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन होगा उसका वेट भी होगा 12 ग्राम। नहीं, तभी तो टोटल वेट कितना आएगा 24 ग्राम। तो मेटल का वेट है 12 ग्राम और O2 का वेट है 12 ग्राम। इसका मतलब यहां पर अपन बोल सकते हैं कि 12 ग्राम मेटल कंबाइन कर रहा है 12 ग्राम O2 के साथ, और अपन वाइस वर्सा लिखें तो हम बोल सकते हैं कि 12 ग्राम O2 कंबाइन कर रहा है किसके साथ, 12 ग्राम मेटल के साथ। तो अगर 12 ग्राम O2 12 ग्राम मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो डेफिनेटली 8 ग्राम O2 कंबाइन करेगा किसके साथ, 8 ग्राम मेटल के साथ, यूनिटरी मेथड से। और ये डेफिनेशन जो है ये क्या बोलता है कि अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंबाइंड विद 8 ग्राम O2, तो 8 ग्राम O2 के साथ जितना अमाउंट कंबाइन करेगा वही आपका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो अगर 8 ग्राम O2 8 ग्राम मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है तो ये 8 ग्राम ही आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा। तो अपन डायरेक्टली यहां से बोल सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट वेट होगा ऑफ मेटल एज पर दिस डेफिनेशन इट विल बी 8 ग्राम। तो ये क्लासिकल डेफिनेशन है। एक आध एग्जांपल और देखते हैं अपन, पर आप देख सकते हैं दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंबाइंड विद 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन, ये आपका कहलाता है इक्विवेलेंट वेट।
मॉडर्न डेफिनेशन भी देखेंगे, पर उससे पहले एक दो सवाल करते हैं। तो आइए एक और सवाल की बात करते हैं अपन, जो कि अपन अगेन क्लासिकल डेफिनेशन से करेंगे। In this case, 3 gram of oxide of a metal is converted to chloride completely and it yielded 5 gram chloride. तो we need to determine metal का equivalent weight। तो अपने पास एक मेटल ऑक्साइड है, इसका वेट दे रखा है 3 ग्राम। आप उसको कन्वर्ट करें कंप्लीटली इनटू मेटल क्लोराइड, जिसका वेट है आपके पास 5 ग्राम। तो आपको बताना है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना होगा। तो कैसे करें? तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उससे अपन स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो 3 ग्राम ऑक्साइड है, अगर इसमें मेटल का वेट x ग्राम मान लें, तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन होगा इसका वेट होगा 3 माइनस एक्स ग्राम। तभी आपका ओवरऑल वेट कितना आएगा? 3 ग्राम आएगा। तो 3 ग्राम मेटल ऑक्साइड में अगर मेटल x ग्राम है तो O2 का वेट होगा 3 माइनस एक्स ग्राम। और अब यहां से मैं इक्विवेलेंट वेट निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ x। कैसे? तो आप देख सकते हैं कि 3 माइनस एक्स ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है x ग्राम मेटल के साथ, तो 8 ग्राम O2 कंबाइन करेगा किसके साथ? x अपॉन 3 माइनस एक्स इंटू 8। तो 8 ग्राम O2 इतने वेट ऑफ मेटल के साथ कंबाइन करेगा, और जितने वेट ऑफ मेटल के साथ कंबाइन करता है वही आपका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि ये आपका इक्विवेलेंट वेट होगा। लेट्स से इक्विवेलेंट वेट को मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट? समझ आ रहा है? तो 8 ग्राम O2 के साथ जितना वेट कंबाइन करेगा मेटल का, वो क्या लगेगा आपका इक्विवेलेंट वेट। तो x अपॉन 3 माइनस एक्स इंटू 8, दिस इज इक्विवेलेंट वेट, यहां से आता है। अब हमसे ये भी दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि यही ऑक्साइड इवेंचुअली कन्वर्ट हो रहा है क्लोराइड में, और जब क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको मिल रहा है 5 ग्राम क्लोराइड। तो यहां से अगर देखें तो हम बोल सकते हैं कि जो 5 ग्राम क्लोराइड होगा, अगेन इसके अंदर जो मेटल होगा उसका वेट तो x ग्राम ही होगा। क्यों? क्योंकि यही ऑक्साइड आपका कन्वर्ट हो रहा है क्लोराइड में, तो मेटल तो उतना ही जितना पहले था, बस ऑक्सीजन को आप रिप्लेस कर रहे हैं किससे? क्लोरीन से। तो अगर यहाँ पे मेटल x ग्राम है तो यहाँ पर भी मेटल x ग्राम होगा, क्योंकि सेम मेटल ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू मेटल क्लोराइड। तो अगर यही कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर, तो यहाँ पे मेटल x ग्राम आएगा। और यहाँ पर जो क्लोरीन होगा उसका वेट कितना आएगा? तो क्लोरीन का वेट आएगा आपका 5 माइनस एक्स ग्राम, राइट? सेम मेटल ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू मेटल क्लोराइड, तो मेटल x, क्लोरीन आपका 5 माइनस एक्स। एंड अगेन इस डेफिनेशन से भी, मतलब यहां इस इंफॉर्मेशन से भी हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। कैसे? तो हम बोल सकते हैं कि 5 माइनस एक्स ग्राम क्लोरीन कंबाइन कर रहा है किसके साथ? कंबाइन कर रहा है आपका x ग्राम मेटल के साथ। तो 35.5 ग्राम क्लोरीन कंबाइन करेगा किसके साथ? दैट विल कंबाइन विद x अपॉन 5 माइनस एक्स इंटू 35.5 ग्राम मेटल। तो अगर ये इतने इसके साथ कंबाइन करेगा तो 35.5 के साथ इतना कंबाइन करेगा। एंड अगेन 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ जो कंबाइन करता है उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो ये भी बोल सकते हैं कि ये भी आपका इक्विवेलेंट वेट होगा मेटल का। तो दिस इज लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां से अपन इक्विवेलेंट वेट निकाला, यहां से अपन इक्विवेलेंट वेट निकाला है। अगर हमें एक्स का वैल्यू मिल जाए तो अपना काम चल जाएगा, फिर कहीं भी सब्सटीट्यूट कर ई निकाल सकते हैं। और एक्स मिलेगा कैसे? तो इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से कि यहां से 8x अपॉन 3 माइनस एक्स, 8x अपॉन 3 माइनस एक्स, दिस इज नथिंग बट, इसको मैं 71/2 लिख रहा हूं। तो ये जाएगा आपका 71x अपॉन 2 अगर जाएगा तो 10 माइनस 2x। तो आपके पास यहाँ पे एक सिंपल इक्वेशन आएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें कितना आएगा, x से x अगर कैंसल आउट होता है और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो बोल सकते हैं कि दिस इज 80 माइनस 16x, दिस इज नथिंग बट 71 इंटू 3 विच इज 213, राइट, माइनस 71x। तो अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो दिस इज नथिंग बट 71x माइनस 16x, कितना आएगा 55x। तो 55x, दिस इज नथिंग बट 213 माइनस 80 विच विल कम आउट टू बी 133 आई सपोज। तो x जाएगा आपका यहाँ पर 133 अपॉन 55। ध्यान रखना x आपका आंसर नहीं है, x आपने यहाँ पे कैलकुलेट करा है। अभी से x को आप यहाँ पे करेंगे सब्सटीट्यूट, या तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें या फिर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें। x आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और सब्सटीट्यूट कर आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो इससे हम लोग क्लासिकल डेफिनेशन को यूज करके भी कुछ सवाल कर सकते हैं। आइए मॉडर्न डेफिनेशन की भी बात करते हैं।
तो ये मॉडर्न डेफिनेशन की बात करते हैं अपन इक्विवेलेंट वेट का। और इक्विवेलेंट वेट को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वो केस की बात कर रहा हूँ जहां पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन आप लूज कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं, वहां पर इक्विवेलेंट वेट कैसे डिफाइन करते हैं पहले एज ऑफ नाउ उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, राइट। तो इक्विवेलेंट वेट को हम डिफाइन करते हैं एज अमाउंट और सब्सटेंस that loses or gains 1 mole इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पे वो केस की बात करें जहां पर आप सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो आप इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, रिडक्शन होगा तो आप इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो भाई कितना सब्सटेंस 1 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है, तो जितना अमाउंट आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट। तो जैसे मान लो कि हमारे पास कोई सब्सटेंस ए है, राइट, और ये कन्वर्ट हो रहा है आपका मान लो ए प्लस एन में बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसका ग्राम मोलर मास मान लेते हैं कि एम ग्राम है। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि अगर इसका 1 मोल होता तो 1 मोल करीब एन मोल इलेक्ट्रॉन लूज करता, नहीं, इसका 1 मोल एन मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अच्छा, 1 मोल का करस्पॉन्डिंग जो वेट आएगा वो होगा एम ग्राम। क्यों? क्योंकि 1 मोल का वेट होता है ग्राम मोलर मास, मतलब एम ग्राम सब्सटेंस। तो एम ग्राम सब्सटेंस आपका लूज करेगा एन मोल इलेक्ट्रॉन। तो एम ग्राम सब्सटेंस अगर एन मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर मुझे लूज करने हैं तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करने के करस्पॉन्डिंग कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड, तो एन मोल इलेक्ट्रॉन इज लूजिंग बाय एम ग्राम सब्सटेंस, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट बाय एम बाय एन ग्राम। क्लियर? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन विल बी लूज बाय एम बाय एन ग्राम। और एज पर दिस डेफिनेशन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट लूजेस 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये आपका इक्विवेलेंट वेट होता है। तो एज पर दिस डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि ये जो वेट होगा यही वेट आपका इक्विवेलेंट वेट होगा। क्यों? क्योंकि इतना अमाउंट आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो यहां पे आपका जो इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट आया कितना, दिस इज नथिंग बट एम बाय एन। यहां पर एम आपका ग्राम मोलर मास या मोलिकुलर मास है, और एन आपका यहां पे हो जाएगा एन फैक्टर। वाई एन फैक्टर? क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल एन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अगर एक मॉलिक्यूल एन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका एन फैक्टर एन ही होगा। तो यहां पर दिस इज ग्राम मोलर मास और मोलिकुलर मास, और ये आपका एन फैक्टर। तो अपन डायरेक्टली एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, और ये फॉर्मूला जाएगा कि इक्विवेलेंट वेट ई विल बी नथिंग बट ग्राम मोलर मास, और वी कैन सिंपली से molecular mass upon n factor, राइट। तो ये एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन के साथ साथ एक फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है। ऐसे कुछ फॉर्मुलाज और देखेंगे अपन। तो ये डेफिनेशन में हमें ध्यान रखना है, ये डेफिनेशन में कहीं बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और हमें इसको डायरेक्टली यूज करना आना भी चाहिए। डेफिनेशन होगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट लूजेस और गेन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन, वो कहलाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट। आइए सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं इक्विवेलेंट। इससे पहले हमने इक्विवेलेंट वेट की बात की थी, अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट्स का। तो इसको डिफाइन करते हैं। अगेन हम लोग इसको अभी ऑफ नाउ डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब उन सब्सटेंस के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे जहां पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है, राइट। बाकी सब्सटेंस के लिए कैसे डिफाइन करते हैं वो अपन आगे देखेंगे। एज ऑफ नाउ हम लोग उनकी बात करते हैं जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। तो अगर ऑक्सीडेशन होगा तो आप इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, रिडक्शन होगा तो आप इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इक्विवेलेंट होता क्या है? इक्विवेलेंट होता है कि आप कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, कितने मोल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अगर मान लो कोई सब्सटेंस ऐसा है जो 5 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि उसके 5 इक्विवेलेंट है, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आर सेम एज नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। तो अगर कोई 5 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हम बोलेंगे उसके 5 इक्विवेलेंट है। अगर कोई 10 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हम बोलेंगे उसके 10 इक्विवेलेंट है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट उतने ही होंगे जितने मोल इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है या जितने मोल इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। देखें उसको अगर वर्ड्स में लिखें अपन, तो वी कैन से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। डेफिनेशंस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशंस अगर क्लियर होंगी तो काफी सवाल बहुत आसान वैसे हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आर
same as number of moles of electrons gained or lost. जितने मोल इलेक्ट्रॉन आप गेन या लूज करेंगे उतने ही आपके इक्विवेलेंट होते हैं. तो जैसा अगर सपोज वही एग्जांपल है जैसे अपन ने भी लिया कि कंपाउंड ए है और ये A प्लस एन और n इलेक्ट्रॉन इससे से लूज कर रहा है, और मान लेते हैं कि अपने पास इसके A मोल्स हैं. मैं जानना चाहता हूं कि इसके इक्विवेलेंट्स कितने हैं. तो यहां पे अगर देखें तो अगर 1 मोल सब्सटेंस होता तो 1 मोल कितने मोल इलेक्ट्रॉन लूज करता? n मोल इलेक्ट्रॉन लूज करता. तो इसका 1 मोल n मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. तो इसके अगर A मोल सब्सटेंस ले रहा हूं मैं तो A मोल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो A इंटू एन, इतने मोल इलेक्ट्रॉन लूज होंगे. हाँ है ना. तो अगर A मोल है तो इतने मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जितने मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने इक्विवेलेंट्स होंगे. यही आपके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होने चाहिए. तो यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स देखूं तो वो कितना आ रहा है? A इंटू एन. ढंग से अगर लिखें वापस तो हम बोल सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे वो इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं आपके पास A इंटू एन. राइट. अब यहाँ पे A क्या था आपका? यहाँ पे A आपका था नंबर ऑफ मोल्स और n आपका यहाँ पे था अगेन n फैक्टर जैसा मैंने डिस्कस किया. तो यहां से अपने को जो रिलेशन मिलेगा वो ये होगा. हम बोल सकते हैं कि आपके पास जो इक्विवेलेंट्स होंगे ये इक्विवेलेंट्स होंगे आपके नंबर ऑफ मोल्स जितने भी हैं मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर. ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. ये सारे रिलेशन हम लोग ध्यान रखेंगे, रिलेशन भी ध्यान रखेंगे और इनकी बेसिक डेफिनेशन भी ध्यान रखेंगे. हालांकि ज़्यादा काम ये फॉर्मुलेज आएंगे बट फिर भी ठीक है, बेसिक डेफिनेशन भी हमें क्लियर होनी चाहिए. तो इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा आपका मोल्स इनटू n फैक्टर. सिमिलरली अगर इसको मैं मिली इक्विवेलेंट्स के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो जैसे अपन मोल्स और मिली मोल्स की बात करते हैं वैसे ही इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट की बात कर सकते हैं. तो मिली इक्विवेलेंट हो जाएंगे आपके मिलीमोल्स इनटू n फैक्टर. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा जो हम लोग यूज करेंगे. हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये सब करेंगे क्या, इसका अपन अभी देखते हैं इनको यूज कैसे करना है. इक्विवेलेंट वेट को यूज कैसे करते हैं, इक्विवेलेंट को यूज कैसे करते हैं. अभी हम लोग सिर्फ डेफिनेशन और फॉर्मुलेस की बात कर रहे हैं. 3 डेफिनेशन हमें देखना था, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट एंड एको डेफिनेशन जो अभी अपन देखने वाले हैं. तो इक्विवेलेंट को हम लोग इससे डिफाइन करेंगे. द अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आर सेम एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आप गेन करेंगे लूज करेंगे. अगर कोई 5 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके इक्विवेलेंट 5 होंगे. अगर कोई 10 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके इक्विवेलेंट 10 होंगे. रिलेशन क्या होगा मोल्स और इक्विवेलेंट में? अगर आप मोल्स को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इक्विवेलेंट मिल जाएगा. n फैक्टर कैलकुलेशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं. मोल्स मालूम है, n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हमें इक्विवेलेंट मिल जाएगा. या अगर मिली मोल्स मालूम है तो n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर हमें मिली इक्विवेलेंट मिल जाएगा. यहां पर ही एक और फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं जो इस डेफिनेशन से आएगा. कैसे नोट करते हुए यहां पे मैं लिख रहा हूं इक्विवेलेंट जो है अपना, इसको आप लिख सकते हैं मोल्स इनटू n फैक्टर्स, और मोल्स को मैं लिख सकता हूं वेट अपॉन ग्राम मोलर मास इनटू n फैक्टर. राइट. कुछ नहीं करा मैंने, मोल्स को लिखा है वेट अपॉन ग्राम मोलर मास, और इसी को मैं लिख सकता हूं वेट अपॉन ये ग्राम मोलर मास जो है इसके नीचे आप n फैक्टर ले जाए. राइट. n फैक्टर को मैं नीचे ले गया. बट अभी जस्ट हमने देखा कि ग्राम मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर ये क्या होता है? ये होता है आपका इक्विवेलेंट वेट. ये था मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर या ग्राम मोलर मास अपॉन n फैक्टर, ये आपका इक्विवेलेंट वेट था. तो यहां से एक छोटा सा रिलेशन और ध्यान रख सकते हैं, और वो ये कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल बी सेम एज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. ये रिलेशन भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं. इन सारे फॉर्मुलेस को मैं एंड में समराइज भी करूंगा जो भी फॉर्मुलेस मैं आपको बता रहा हूं. राइट. तो इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. ये कुछ वैसे ही होता है जैसे मोल्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं. तो मोल्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वैसे ही इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा. ये इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे आपके वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. एनालॉगस है. वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इज मोल्स एंड वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. तो ये फॉर्मुला भी हमें ध्यान रखना है. तो हमने 2 फॉर्मुलेस या 2 डेफिनेशंस की बात की, इक्विवेलेंट वेट एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. एक थर्ड डेफिनेशन और है जो इनको रिलेट करता है, और वो होता है आपका नॉर्मलिटी. आइए देखते हैं क्या होता है.
तो ये अपन थर्ड डेफिनेशन की बात करते हैं विच इज नॉर्मलिटी। हमने अभी अब बात की इक्विवेलेंट वेट का, हमने बात किया इक्विवेलेंस का, और ऐसे ही हम लोग बात करेंगे नॉर्मलिटी का। तो इसको डिफाइन करते हैं अपन सबसे पहले। नॉर्मलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर रिकॉल करें तो ये कुछ वैसे डेफिनेशन इससे मोलरिटी का होता था। या रिकॉल करें मोलरिटी क्या होता था? मोलरिटी हमें बताता था कि कितने मोल्स हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन वो होगा आपका मोलरिटी, और अगर मोल की जगह मैं इक्विवेलेंट वेट की बात करूं तो वो कहलाएगा नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी होगा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो अगर इसके फॉर्मुलेस देखें तो फॉर्मुले वैसे ही होंगे जैसे मोलरिटी के होते थे, बट डिफरेंस ये होगा कि इंस्टेड ऑफ मोल्स हम बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट्स का या इक्विवेलेंट का। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि एज पर दिस डेफिनेशन जो नॉर्मलिटी होगा इट विल बी गिवन बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। जैसे मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर आपको मोलरिटी देता था, वैसे इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर आपको नॉर्मलिटी देगा। या फिर इसको आप लिख सकते हैं एज इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन ml into 1000, या फिर इक्विवेलेंट को 1000 से मल्टीप्लाई करते हुए आप लिख सकते हैं इसको मिली इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन ml। आई होप ये रिकॉल कर पा रहे हैं। ये कुछ वैसे ही फॉर्मुलेज हैं जैसे कि मोलरिटी के हमने निकाले थे। इंस्टेड ऑफ मोल्स हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ मिली मोल्स हम लोग यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं। जैसे मोल्स को 1000 से मल्टीप्लाई करके मिली मोल्स मिलते हैं, वैसे इक्विवेलेंट को भी 1000 से मल्टीप्लाई कर आपको मिली इक्विवेलेंट मिलेंगे। इनफैक्ट ये मिली इक्विवेलेंट में ही हम लोग जनरली काम करते हैं। तो मिली इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन ml आपको दे देगा नॉर्मलिटी। और अगर यहां से मैं मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखूं तो मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा आपको कैसे मिलेगा? वॉल्यूम इन ml को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो जैसे हमने मोलरिटी को वॉल्यूम इन ml से मल्टीप्लाई करने पे मिलीमोल्स मिलते थे, वैसे नॉर्मलिटी को वॉल्यूम इन ml से मल्टीप्लाई कर आपको मिलेंगे मिली इक्विवेलेंट्स, राइट। तो मिली इक्विवेलेंट को आपको निकालने के लिए नॉर्मलिटी अगर पता है तो वॉल्यूम इन ml से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या अगर नॉर्मलिटी निकालना है तो आप मिली इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन ml कर सकते हैं, राइट। इसी से हम लोग एक और फॉर्मूला देख सकते हैं, और ये फॉर्मूला होगा आपका मोलरिटी और नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी एक जैसे टर्म्स हैं, इनको आपस में रिलेट कैसे करें? तो अभी हमने बात किया था कि जो मिली इक्विवेलेंट्स होता है वो होता है मिलीमोल्स इनटू एन फैक्टर, राइट। और मिली इक्विवेलेंट को अगर मैं नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml लिखूं तो हो सकता हूं कि नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml ये हो जाएगा आपका मिलीमोल्स इनटू एन फैक्टर, और ये वॉल्यूम इन ml नीचे ले जाऊं तो नॉर्मलिटी हो जाएगा आपका मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इनटू एन फैक्टर। बट मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml ये क्या होता है? ये होता है आपका मोलरिटी। तो ऊपर अगर लिखें अपन तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि जो नॉर्मलिटी होगा ये हो जाएगा आपका मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एम आपका यहाँ पे होगा मोलरिटी। तो ये वो रिलेशन है जो नॉर्मलिटी को रिलेट करता है मोलरिटी के साथ बाय यूजिंग एन फैक्टर। आप देख सकते हैं इन सभी फॉर्मुलेज में एन फैक्टर्स हमें जरूरत पड़ती है, चाहे आप यहाँ पे देख लें चाहे आप यहाँ पर देख लें, इसकी बात कर लें तो हर जगह हमें एन फैक्टर की जरूरत पड़ती है। एन फैक्टर अगर हमें कैलकुलेट करना आता है तो हम लोग इन फॉर्मुलेज को यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मलिटी को मोलरिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट को मिलीमोल्स के साथ रिलेट कर सकते हैं यूजिंग एन फैक्टर, राइट। इसलिए हमने एन फैक्टर कैलकुलेट करना सबसे पहले सीखा था। तो ये वो रिलेशन है जो नॉर्मलिटी को मोलरिटी के साथ हम लोग रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 3 डेफिनेशन और कुछ फॉर्मुलेज देखे। अगेन मैं इन सबको समराइज कर रहा हूँ और एक साथ लिखूंगा। पहले अपन ने बात की इक्विवेलेंट वेट की, हमने बात की इक्विवेलेंट्स की, हमने बात की नॉर्मलिटी की। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, डेफिनेशन समराइज कर रहा हूँ और फिर फॉर्मुला समराइज कर रहा हूँ। तो इक्विवेलेंट हमने एक क्लासिकल डेफिनेशन देखा था, उसके बाद हमने बात की थी मॉडर्न डेफिनेशन की जो कि बोलता था कि इक्विवेलेंट वेट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट लूजेस और गेन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने वाला जो सब्सटेंस होता है वो कहलाता है इक्विवेलेंट वेट। फिर हमने बात की इक्विवेलेंट की। इक्विवेलेंट हमने डिफाइन किया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट उतने ही होते हैं जितने मोल इलेक्ट्रॉन आप लूज करते हैं गेन करते हैं। तो अगर आप 5 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो आपके इक्विवेलेंट होंगे 5, अगर आप 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो भी आपके इक्विवेलेंट होंगे 5। और थर्ड डेफिनेशन जो हमने देखा था वो है नॉर्मलिटी का। नॉर्मलिटी का डेफिनेशन क्या है? नॉर्मलिटी का डेफिनेशन है कि कितने इक्विवेलेंट होंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में।
तो 1 लीटर सोल्यूशन में जितने इक्विवेलेंट होंगे वो कहलाएगा नॉर्मलिटी। आप इससे इसको डिफाइन कर सकते हैं और इसी डेफिनेशन को यूज कर आप नॉर्मलिटी और मोलरिटी को भी ये रिलेट कर सकते हैं। तो ये 3 डेफिनेशन और ये फॉर्मूलेस जो हमने देखे हैं कि हमें ध्यान रखना है, ये हमें अच्छे से बाय हार्ट करना है। जैसे मैंने डेफिनेशंस को रिवाइज किया वैसे मैं एक फॉर्मूले का भी चार्ट बनाकर दे देता हूं आपको, वो फॉर्मूले का चार्ट हमें याद रखना है। तो ये समरी थी बेसिकली फॉर्मूलेस का। हमने 3 डेफिनेशंस देखी थी, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंस और नॉर्मलिटी। वापस मैं एक बार फॉर्मूले समराइज कर देता हूँ। ये फॉर्मूलेस मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूलेस हमें बाय हार्ट होने हैं। तो इक्विवेलेंट वेट हमने डिफाइन किया था और फिर फॉर्मूला देखा था हमने, इक्विवेलेंट वेट विल बी गिवन बाय मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट को एन फैक्टर से डिवाइड कर आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। सेकंड हमने बात की थी इक्विवेलेंट्स की और रिलेट करा था मोल्स के साथ। तो मोल्स को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर इक्विवेलेंट्स मिलेंगे या मिलीमोल्स को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर मिलीक्विवेलेंट्स मिलेंगे। ये हम लोग सबसे कॉमनली यूज करते हैं। थर्ड हमने इसी को यूज कर ये डेफिनेशन भी देखा था कि जैसे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आपका मोल्स होता है, वैसे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो जाएगा। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाता है। ये डेफिनेशन से भी आप देख सकते हैं कि अगर वेट इक्विवेलेंट वेट के बराबर है, तो अगर वेट इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा इसका मतलब वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इक्विवेलेंट वेट 1 होना चाहिए, ये इक्विवेलेंट्स 1 होना चाहिए। सोच सकते हैं डेफिनेशन से, अगर वेट इक्विवेलेंट वेट के बराबर है तो इक्विवेलेंट वेट आएगा, और अगर वेट इक्विवेलेंट वेट के बराबर है तो वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करने के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट भी कितना होना चाहिए था, 1। वहां से भी आप देख सकते हैं। चौथा मिल इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट को हमने नॉर्मलिटी से रिलेट करा या नॉर्मलिटी हमने डिफाइन किया था। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, मिल इक्विवेलेंट विल बी गिवन बाय नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल। ये कुछ वैसे ही है जैसे हम लोग मिलीमोल्स और मोलरिटी को रिलेट करते हैं। तो मिलीमोल्स आपका मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल होता है, मिल इक्विवेलेंट्स आपका नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल होगा। और फाइनल रिलेशन जो हमने देखा वो है नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में। अगर नॉर्मलिटी निकालना है तो मोलरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर आप नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एन फैक्टर हमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा अपने लिए, क्योंकि इसको यूज कर अपन इन सब चीजों को रिलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूलास का समरी था। आइए अब हम बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। हमने एन फैक्टर्स कैलकुलेशंस की बात की, हमने इन डेफिनेशंस की बात की, हमने इन फॉर्मूलेस की बात की। अब हम बात करेंगे मेन मुद्दे की कि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज कैसे करते हैं, किस तरह से इनको यूज करके सवाल किए जाते हैं। आइए बात करते हैं।